सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस विद फाइनेंस। तो जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग की जो एग्जाम है वो 28 जून को होने वाली है हिस्ट्री की, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले अपलोड कर चुका है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। 15 अंकों के सवाल है, तो चाहे आप नोट्स बना रहे हो या लास्ट मिनट रिविजन, ये वीडियो आपके लिए तैयारी को एकदम टॉप कर ले जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही है फोकस विद फाइनेंस, जहां फाइनेंस में फोकस होता है। ओके, तो चलिए आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो चलिए अब इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो जिसका आंसर है वो है, नेपोलियन बोनापार्ट जिसने फ्रांस में सत्ता संभाली और लगभग पूरे यूरोप में अपने शासन का प्रभाव स्थापित किया, अंततः पराजय का शिकार हुआ, उसके पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो फ्रांस के सत्ता संभाली और लगभग पूरे यूरोप का शासन का वो प्रभावित किया, ठीक है, लेकिन अंत में उसका पराजय हुआ और उसके पतन का कारणों को हम लोग देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण। नेपोलियन ने सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। उसने फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को दरकिनार कर अपने को सम्राट को घोषित कर दिया। इससे जनसाधारण का समर्थन धीरे धीरे कम हो गया। तो जो नेपोलियन था वो अपने हाथों में सत्ता को केंद्रित कर लिया था और उसने फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को दरकिनार कर अपने को सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। तो उसने फ्रांस की जितनी भी क्रांति थी उसको किनारे करके खुद को वहां का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। इससे जनसाधारण का समर्थन धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है महंगी युद्ध नीति। नेपोलियन लगातार युद्ध करता रहा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्पेन आदि के साथ। इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और सेना थक गई। तो जो नेपोलियन था वो हमेशा युद्ध करते रहता था, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रूस, स्पेन, ये सारे में वो लड़ाई करते रहता था, जिससे कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी और जो वहाँ की सेना थी वो थक चुकी थी, ठीक है। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है रूस अभियान की विफलता 1812। नेपोलियन का रूस पर आक्रमण एक ऐतिहासिक भूल थी। वहाँ की सर्द जलवायु, लंबी दूरी और भोजन की कमी के कारण हजारों सैनिकों मारे गए। इससे उसकी शक्ति को भारी धक्का पहुंचा। तो नेपोलियन ने जब रूस पर आक्रमण किया तो वो उसकी एक ऐतिहासिक भूल थी। वहाँ की सर्द जलवायु और लंबी दूरी और भोजन की कमी के कारण नेपोलियन के हजारों सैनिक मारे गए। इससे उसकी शक्ति का भारी धक्का पहुंचा, ठीक है। हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है अन्य देशों की एकता। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने एक गठबंधन बनाया जिसे चतुर्थ गठबंधन कहा गया। इसने नेपोलियन को सैन्य और राजनीतिक रूप से घेर लिया। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है स्पेन में गुरिल्ला युद्ध। नेपोलियन ने स्पेन के राजा को हटाकर अपने भाई को वहां का शासक बना दिया, जिससे वहां विद्रोह भड़क उठा। गुरिल्ला युद्ध ने फ्रांसीसी सेना को धक्का दिया। तो जो नेपोलियन था उसने स्पेन के राजा को हटाकर अपने भाई को वहां का शासक बना दिया, जिससे वहां का विद्रोह जो है वो भड़क उठा, ठीक है। और गुरिल्ला युद्ध ने फ्रांसीसी सेना को थका दिया। नेपोलियन ने अपने रिश्तेदारों को विभिन्न देशों में शासक नियुक्त किया। यह नीति स्थानीय जनता को नागवार, गुजरी और विद्रोह का कारण बनी। सातवां पॉइंट जो है जलमार्गों पर नियंत्रित की असफलता। ब्रिटेन के खिलाफ महाद्वीपीय प्रतिबंध कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू कर वह समुद्री व्यापार रोकना चाहता था, लेकिन यह योजना उल्टी पड़ गई और फ्रांस को ही आर्थिक नुकसान हुआ। तो ब्रिटेन के खिलाफ महाद्वीपीय प्रतिबंध जो था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो कहते हैं, उसे लागू करके वह समुद्री व्यापार को रोकना चाहता था, लेकिन योजना उल्टी ही पड़ गई और फ्रांस को ही आर्थिक नुकसान पहुंचा, ठीक है। तो जो निष्कर्ष है वो है अंततः एक महान सैन्य रणनीतिकार था, लेकिन उसका अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी रवैया अंततः उसके पतन का कारण बना। रूस की विफलता, अंतर्राष्ट्रीय विरोध और घरेलू असंतोष ने उसकी पराजय सुनिश्चित कर दी।
जो नेपोलियन था वो एक सैन्य रणनीतिकार था, लेकिन उसका अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी रवैया जो था उसके पतन का कारण बना। रूस की विफलता, अंतर्राष्ट्रीय विरोध और घरेलू असंतोष ने उसकी पराजय सुनिश्चित कर दी। ठीक है, तो ये था नेपोलियन का पतन के कारण। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की राजनीति स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं। तो 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के राजनीतिक स्थिति को फिर से व्यवस्थित करने के लिए वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया, जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, और इसका जो गठन था, वियना कांग्रेस का गठन 1814 से 15 में ऑस्ट्रिया के वियना नगर में हुई। इसके प्रमुख सदस्य थे मेटरनिक ऑस्ट्रिया, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, कास्लरे जो कि ब्रिटेन के थे, अलेक्जेंडर प्रथम जो कि रूस के थे, और हार्डेनबर्ग रशिया के थे, और टैलीरेंट जो कि फ्रांस के थे। और इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना, नेपोलियन द्वारा किए गए राजनीतिक परिवर्तनों का पलटाना, पुराने राजवंशों को पुनर्स्थापित करना और भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को रोकना। और इसका मुख्य कार्य था फ्रांस की सीमाएं निर्धारित करना। फ्रांस को 1792 की सीमाओं में सीमित किया गया और उस पर कोई दंड नहीं लगाया गया। राजवंशों की पुनर्स्थापना, स्पेन, नेपल्स, पुर्तगाल आदि में पुराने राजाओं को वापस लाया गया। और तीसरा जो है क्षेत्रीय पुनर्वितरण, रूस को पोलैंड का कुछ भाग मिला, ब्रिटेन को उपनिवेशीय लाभ मिला और प्रसा को राइनलैंड और सैक्सनी का भाग मिला, और ऑस्ट्रिया को इटली में लाभ मिला। मतलब चौथा पॉइंट है वो है शक्ति संतुलन। किसी एक देश को अधिक शक्तिशाली होने से रोकने के लिए सीमाएं तय की गई। ठीक है, ये थी शक्ति संतुलन। अब आते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष में। वियना कांग्रेस ने यूरोप को अस्थायी शांति प्रदान की और शक्ति संतुलन की नीति अपनाई। हालांकि यह क्रांतिकारी विचारों को दबाने में जुटा रहा, जिससे आगे चलकर नई क्रांतियों का जन्म हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में एकदम पॉइंट वाइज लिखा गया है, आप लोग को इसी प्रकार अपने भी एग्जाम में लिखना है। ठीक है, नीट एंड क्लीन। और अब क्वेश्चन आंसर जो है वो एकदम बीच में लिखे, लेफ्ट राइट मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है वियना कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा कीजिए। वियना कांग्रेस ने यूरोप की राजनीति को नया रूप देने का प्रयास किया, लेकिन इसके निर्णयों की आलोचना भी हुई। इसके सकारात्मक निर्णय जो थे वो है यूरोप में शांति। नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में लगभग 40 वर्षों तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। शक्ति संतुलन, किसी एक शक्ति के अत्यधिक प्रभाव को रोका गया, जिससे स्थिरता बनी रही। नेक्स्ट जो है वो है राजनैतिक स्थिरता, पुराने राजाओं की पुनर्स्थापना से कुछ हद तक राजनीतिक शांति लौटी। और अब आते हैं हम लोग इसके सकारात्मक पहलू तो हो चुके, अब है ये नकारात्मक पहलू। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की अवहेलना। क्रांति की भावना को कुचलने की कोशिश की गई, जिससे जनता में असंतोष फैला। दूसरा जो पॉइंट है वो है राजाओं की मनमानी वापसी। जनता की भावनाओं के विपरीत पुराने शासकों को सत्ता दी गई। तीसरा जो पॉइंट है वो है इटली और जर्मनी का बंटवारा। इन क्षेत्रों को एकजुट करने के बजाय छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया, जिससे एकीकरण की प्रक्रिया में देरी हुई। ये थे नकारात्मक पहलू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष पे। वियना कांग्रेस के निर्णयों ने अल्पकालिक शांति तो दी, लेकिन लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने से जनता में असंतोष बढ़ा और आगे चलकर 1830 और 1848 की क्रांतियों का मार्ग
प्रशस्त हुआ। तो आप लोग को पता है कि कोई भी क्वेश्चन जो लिखने के बाद अंतिम में सबसे लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है और हाँ, टीचर को लगता है कि हाँ, आपको इसका आंसर पता है, आपको पैटर्न पता है कि कैसे लिखा जाता है। अब आते हैं हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन पे, जो कि है मैटरनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मैटरनिक सिस्टम। तो जो इसका परिचय है, सबसे पहला वो है नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप को स्थिरता की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से 1815 में वियना कांग्रेस आयोजित की गई। इस कांग्रेस में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री क्लेमेंस वॉन मेटरनिक की प्रमुख भूमिका रही। मेटरनिक एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की नींव रखी जिसका उद्देश्य राजशाही की बहाली, क्रांति की रोकथाम और यूरोपीय राजनीति में शक्ति संतुलन बनाए रखना था। इसी प्रणाली को ही मेटरनिक व्यवस्था या मेटरनिक सिस्टम कहा जाता है। तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप का स्थिरता को आवश्यकता थी। तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप को स्थिरता की आवश्यकता थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे जब नेपोलियन का पतन हुआ उसके बाद वहां पे सब अस्त व्यस्त हो गया था। इस व्यवस्था को पूरा करने के उद्देश्य से 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री जो कि क्लेमेंस वॉन मेटरनिक की प्रमुख भूमिका रही थी। मेटरनिक सिस्टम में ऑस्ट्रिया की जो प्रधानमंत्री थी क्लेमेंस वॉन, उसकी प्रमुख भूमिका रही थी। मेटरनिक ने एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की नींव रखी जिसका उद्देश्य राजशाही की बहाली, क्रांति की रोकथाम और यूरोपीय राजनीति में शक्ति संतुलन बनाए रखना था। इसी प्रणाली को ही मेटरनिक सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं मेटरनिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य। राजशाही का पुनर्स्थापना। मेटरनिक का मानना था कि केवल राजशाही ही यूरोप में स्थिरता बनाए रख सकती है। इसलिए उसने उन सभी देशों में पुराने राजवंशों को सत्ता में बहाल किया जहां नेपोलियन के बदलाव किया था। तो मेटरनिक का मानना था कि केवल राजशाही ही यूरोप का स्थिरता को बनाए रख सकती है। इसलिए उसने सभी पुराने जो राजवंश थे उसको हटा दिया, जो कि नेपोलियन ने बदलाव किया था अपने शासन में। राष्ट्रवाद और उदारवाद का दमन। मेटरनिक राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचारों का कट्टर विरोधी था। तो जो मेटरनिक था वो राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक का विचारों का कट्टर विरोधी था। वह मानता था कि यह विचार यूरोप में अराजकता फैलाता है। इसलिए उसने ऐसे सभी आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया जो राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता या जनतंत्र की मांग कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है क्रांति विरोधी नीति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद नेपोलियन युग ने जिस प्रकार यूरोप को हिला कर रख दिया था, मेटरनिक ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई क्रांति ना हो। उसने क्रांति से पहले की स्थिति स्टेटस क्वो को बनाए रखने का प्रयास किया। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है सेंसरशिप और जासूसी तंत्र। मेटरनिक ने प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और विश्वविद्यालयों व साहित्यिक संस्थानों पर नियंत्रण रखा। इसने छात्रों और शिक्षकों पर भी निगरानी रखी ताकि क्रांतिकारी विचार ना फैले। ये मेटरनिक का बहुत ही अच्छा कदम था, ठीक है, यूरोप की स्थिरता को बनाए रखने के लिए। पांचवा जो पॉइंट है यूरोप की 4 शक्ति प्रणाली। मेटरनिक ने ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया को मिलाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जो किसी भी संभावित विद्रोह को कुचलने के लिए तैयार रहता था। इसे क्वाड्रुपल अलायंस कहा जाता था। इसने यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखा। मेटरनिक व्यवस्था के प्रभाव। सबसे पहला जो है वो स्थिरता। इस व्यवस्था ने यूरोप में कुछ वर्षों तक शांति और स्थिरता बनाए रखी। नेपोलियन के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्रांतिकारी विचारों का दमन। हालांकि मेटरनिक ने क्रांतिकारी आंदोलनों को दबा दिया, लेकिन यह दमन केवल अस्थायी था। राष्ट्रवाद और उदारवादी विचार धीरे धीरे और अधिक तीव्र होते गए। यथास्थितिवाद, स्टेटस क्वो। मेटरनिक ने
परिवर्तन के सभी प्रयासों को रोका और जो जैसा है वैसा ही रहे की नीति अपनाई। इससे समाज में असंतोष बढ़ा। 1848 की क्रांति मेटरनिख की दमनकारी नीतियों का परिणाम यह हुआ कि 1848 में पूरे यूरोप में क्रांति की लहर फैल गई। जनता ने स्वतंत्रता, अधिकार और एकता की मांग को लेकर विद्रोह किया। इस क्रांति के दौरान मेटरनिख को ऑस्ट्रिया से भागना पड़ा और उसकी व्यवस्था समाप्त हो गई। तो अब आते हैं एक निष्कर्ष पे, जो कि है मेटरनिख व्यवस्था एक प्रतिक्रियावादी प्रणाली थी जिसका उद्देश्य था कि यूरोप में क्रांति और अस्थिरता को रोका जाए। उसने राजशाही की बहाली, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की दमन और शक्ति संतुलन पर जोर दिया, लेकिन यह व्यवस्था आधुनिक समय की भावनाओं के विपरीत थी और जन संवेदना को अनदेखा करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता के असंतोष ने आगे चलकर बड़े-बड़े आंदोलनों को जन्म दिया और मेटरनिख की नीति अंततः विफल सिद्ध हुई। तो ये थी मेटरनिख की व्यवस्था। तो हमने डिस्कस करा है ये चारों क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम से अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इससे रिलेटेड और भी आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को, तो कमेंट कीजिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और जिसने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख ले, ठीक है। अपलोडेड है वीडियो हमारे चैनल पे, फोकस फॉर फाइनेंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।